कॉल बेल की आवाज सुनकर सुषमा ने दरवाजा खोला तो एकदम चौंक उठी। प्रोफेसर अरुण सामने खड़े थे। वह एकदम कितनी अस्त व्यस्त हो रही थी, बाल खुले और साड़ी मुड़ी तुरी। कारण सुबह ही तो लौटी है अंबाला से, मन और तन दोनों से थक गई थी। सोचा थोड़ा आराम कर ले, तभी घर को ठीक करेगी। कॉलेज तो अभी 2 दिन बाद खुलने हैं, लेकिन इस अस्त व्यस्त घर में अरुण को मुझे देखकर कहाँ खो गई सुषमा जी? क्या मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं अरुण जी, आइए ना आइए। बस यही सोच रही थी कि घर अस्त व्यस्त पड़ा है, आप देखकर क्या सोचेंगे? सुषमा ने संकोचवश कहा। घर होगा तो अस्त व्यस्त तो होगा ही, इसमें संकोच कैसा? क्या कहे सुषमा, अचानक जैसे बहुत कुछ अंदर घुमड़ने लगा। वह एकदम अशांत हो उठी। लग रहा है आप कुछ परेशान हैं। पुनः अरुण ने ही बात का सिरा पकड़ा। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। सुषमा ने कॉफ़ी के बहाने वहाँ से उठकर अपना हुलिया ठीक किया, फिर कॉफ़ी लेकर पास पहुँची। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। अरुण मेज पर पड़ी पत्रिका के पन्ने पलट रहा था। लीजिए, कॉफ़ी पीजिए। सुषमा ने प्याला अरुण की ओर बढ़ाया। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए अरुण ने फिर टोका। एक बात पूछूं सुषमा जी, अकेली अकेली आप बोर नहीं होती? बोर होने का वक्त ही कहाँ मिलता है अरुण जी। सुबह से शाम तक एक निश्चित दिनचर्या, फिर ये किताबें और उसके बाद आराम। एक फीकी सी हंसी हंस दी सुषमा। इन सब से अलग हटकर क्या आप कुछ और की चाह नहीं करती? सीधा सा सवाल अरुण ने उछाल दिया। सुषमा सब समझती है। अरुण ने कई बार उसके सामने उसके करीब आने की कोशिश भी की। उसकी आंखों में उसने मूक प्रणय के भाव पढ़े हैं, लेकिन सुषमा ने हमेशा स्वयं को अरुण के करीब आने से रोका है। अरुण के मन के किसी कोने में चाह का छोटा सा अंकुर फूटा भी था, लेकिन सुषमा ने पनपने ही नहीं दिया। अब इस उम्र में छोटे भाई बहन और समाज क्या कहेगा? कोई बड़ा होता तो शायद मुश्किल आसान भी होती, लेकिन क्या पता अरुण उसकी परीक्षा ले रहा हो। व्यर्थ की जग हंसाई से तो अच्छा है जैसा अब तक जीवन कट गया आगे भी कट ही जाएगा। पर आज अरुण क्या यही सब कहने आया है? अब इस उम्र में और क्या चाहना? चाहने की भी एक उम्र होती है, उस उम्र में फुर्सत मिली नहीं, और अब आप भी क्या बात ले बैठे अरुण जी? उत्तर देते हुए किसी छोर पर स्वयं को समेटा सुषमा ने। चाहने की कोई उम्र नहीं होती, इच्छाएं मरती नहीं है, बस तब चाहती है। उन्हें जगाने भर की देरी है। अभी भी क्या बिगड़ा है? अच्छी भली है, पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है। आपको पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। इस दृष्टि से तो कभी सोचा ही नहीं, यह विचार भी नहीं आया। शायद मेरे हाथ में विवाह की रेखा ही ना हो। कहते कहते कंठ भीगने लगा। हंसते हुए कोड़े छलछला आई। वाह, खूब, आपकी आंखें तो संगम हैं। अरुण ने आंखों में झांकते हुए कहा। कैसी तो हो आई थी सुषमा, स्मृति में कौंध गई थी नीलू दीपू की बातें। नीलू दीपू से पूछ रही थी, बुआ जी अपने घर कब जाएंगी? बुआ जी का कोई घर थोड़ी ही है, बुआ जी तो यहीं रहेंगी। छुट्टियों का तो सत्यानाश हो गया भैया। मम्मी तो कह रही थी इस बार कश्मीर चलेंगे, पर मम्मी पापा बुआ जी को थोड़ी ही ले जाएंगे। हाँ, अब तो पूरी छुट्टियां यहीं सड़ना पड़ेगा। और सुषमा की आंखों में ढेर सारा समंदर उमड़ पड़ा था। उस समंदर में 10 वर्षीय आलोक निकल आया था। आलोक जो हमेशा अपनी ज़रूरतों के लिए दीदी दीदी कहता आगे पीछे घूमता। पक्षाघात से पीड़ित बिस्तर पर लेटे बाबूजी, अपनी बेबसी के आंसू पीती माँ, और तीनों भाई बहनों के साथ पायताने खड़ी सुषमा। लाइए अपना हाथ दिखाइए।
अरुण उसका हाथ देखने लगा। पेंसिल की नोक से जाने रेखाओं में कितने जोड़ घटाने अरुण मिला रहा था। और सुषमा सुदीप के पास पहुंच गई थी। पुष्पा सुदीप से कह रही थी, दीदी के कारण अब तो कितनी बदनामी होती है सुदीप। मैं अपनी सहेलियों के सामने नजर उठाने की भी नहीं रही। कुछ हुआ क्या? सुदीप ने पूछा। आज मैं बाजार गई थी, वहीं मिसेस भार्गव और मिसेस वर्मा मिल गई। मिसेस वर्मा बोली, पुष्पा जी अब तो अपनी ननद की शादी कर ही डालो, इस उम्र में तो दुहाजो ही मिल सकता है। तभी मिसेस भार्गव ने भी कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप भी कैसी बातें करती हैं मिसेस वर्मा, इन तपस्विनियों का हाल क्या आप नहीं जानती? और दोनों खिलखिलाती चली गई। मुझे लगा जैसे किसी ने गर्म शीशा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। आप दीदी से कहें यहाँ ना आया करें। रात रात भर बैठकर कॉपियाँ जांचती, लेक्चर तैयार करती, सुदीप की फीस जमा करती, केवल 4 साड़ियों में गुजारा करती, नौकरी, घर और पिताजी की बीमारी के त्रिकोण को जीती। सुषमा, देखिए आपके हाथ पे शादी की रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, आप कैसे इनकार करती हैं? मुझे हाथ देखना बहुत अच्छा आता है। अच्छा, और क्या क्या देखा आपने मेरे हाथों में? अच्छा बताइए, मुझसे शादी करने वाला कौन खुशकिस्मत होगा? मैं? अरुण ने सुषमा की आंखों में देखते हुए कहा। सुषमा एकदम चौंक उठी। ये आपने क्या कह दिया अरुण जी? ऐसा मजाक शोभा नहीं देता। यह मजाक नहीं है सुषमा जी, मैंने जो कहा सच कहा है, खूब सोच विचार कर कहा है। आपकी तरह मैं भी अकेला हूँ, बस एक छोटा बेटा है जो बाहर बोर्डिंग में पढ़ता है, छुट्टियों में घर लौटता है। आपको घर और मुझे एक साथी मिल जाएगा। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन बुरा लगे तो माफ़ कर देना। कहते कहते अरुण का स्वर भारी हो गया। सुषमा को लगा अब तक बांधा गया संयम का बांध टूटकर बह जाएगा। नहीं अरुण, मुझे बुरा नहीं लगा, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। और सचमुच उस टूटते बांध में याद आई बाबूजी की मृत्यु पर विलाप करती माँ कि अब अनु के हाथ पीले कौन करेगा। माँ को सुषमा का स्मरण नहीं था, क्योंकि वह तो पहले ही परिवार के लिए शादी ना करने का प्रण ले चुकी थी। उस समय माँ एक नन्हा पौधा और सुषमा एक घना वृक्ष बन गई थी। अनु की फिक्र उसकी फिक्र बन गई थी। समस्त जोड़े हुए पैसों के साथ भविष्य निधि से भी ऋण लेकर अनु के हाथ पीले किए थे। छुट्टियों में अनु को आने के लिए पत्र लिखा था तो जवाब आया था, मनोज को मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लगता दीदी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और सुषमा के आगे फ्रॉक पहनी इप्पी दुप्पी खेलती, आइसक्रीम के लिए जिद करती, सुषमा के बिस्तर में घुसकर लिपटकर सोती अनु साकार हो उठी थी। आज फिर अथाह सागर उसकी आंखों में उमड़ पड़ा था। ये क्या सुषमा, तुम रो रही हो? अपनी दोनों हथेलियों से उसके आंसू पोंछते हुए अरुण ने कहा। हाँ अरुण, इस सागर को आज उमड़ कर बहने दो, इसकी एक बूंद भी अब नहीं बचनी चाहिए। मुझे मेरे हिस्से का थोड़ा आकाश, थोड़ी धूप मिल गई है।